घुटना आपको 3 चीजों के लिए चाहिए। एक, पेन नहीं करे, मोबिलिटी, और तीसरा क्वालिटी। कई लोग कई सालों तक घुटनों के दर्द को इसलिए झेलते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है अभी तो मैं 40-50 साल का हूँ, अभी मैं क्यों घुटने अपने रिप्लेस करवाऊँ। उधर ही जब वो 70 साल के हो जाते हैं तो कहते हैं कि अब घुटने रिप्लेस कराने से क्या फायदा है। कि नी रिप्लेसमेंट का डिसीजन जो है वो डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट के पास होना चाहिए। आप चलना बंद कर देंगे तो बीमारी रुकेगी नहीं। बिल्कुल। आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए। आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन वजन कम करिए। जिन चीजों से घुटना डैमेज होता है वो एक्टिविटीज अवॉइड करिए। अब बात आई 70 साल की, वो लोग कहते हैं कि भाई मेरी तो एज 80 हो गई है, मेरे बच्चे नहीं करवाने देते। मैंने कहा बच्चों को तो दर्द नहीं हो रहा, तो आप जाए सर्जरी मत कराएं, लेकिन अगर कराएं तो इस मोटिवेशन के साथ कराएं कि अब ये मेरा घुटना खराब हो गया है, मुझे इसको ठीक कराना है, मुझे चलना है, बहुत काम करने हैं, दुनिया देखनी है, घूमना है, तीर्थ यात्रा पे जाना है, बच्चों के पास जाना है, शादियां अटेंड करनी है, और बिना पेन के अपना आज छोड़ के और 20 साल बाद की चिंता कर रहे हैं। अपना आज देखिए, आज आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को आपकी जरूरत है। मेरी नी रिप्लेसमेंट के बाद मैं खुद ब खुद टॉयलेट कब जा पाऊंगा, मैं खुद ब खुद सीढ़ियां कब चढ़ पाऊंगा, मैं खुद ब खुद अपनी रेगुलर एक्टिविटीज कब कर पाऊंगा। सर्जरी के बाद मुझे फिजियोथेरेपी कितने दिन करानी पड़ेगी। 99.9% पेशेंट हमारे सेम डे चलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो वॉशरूम जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से और वॉकर के साथ। ऑपरेशन के 4 दिन बाद जब आपका डिस्चार्ज होगा तो आप सीनियर खुद चढ़ के जाओगे। पेन रिलीफ स्प्रे या पेन रिलीफ जेल, दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है? स्प्रे ठीक है जब किसी को अचानक चोट लगी। ओवरऑल जेल इज बेटर देन स्प्रे। लाखों लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं घुटनों के दर्द की एक्सरसाइज या नी पेन एक्सरसाइज। नाउ फ्यू पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप बिल्कुल मत चलिए, बिल्कुल एक्सरसाइज मत कीजिए, क्योंकि उससे घुटना और घिस जाएगा। वाइल कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको घुटने में तकलीफ है तो चलिए, तो कुछ लोग 5-5 किलोमीटर तकलीफ में भी चलते रहते हैं। एज एन ऑर्थोपेडिशियन आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है? ये मिथ्या है कि चलने से घुटना डैमेज होता है। चलने से घुटना डैमेज नहीं होता, घुटने का काम ही आपको चलाना। लेकिन जब आपके घुटने में तकलीफ ज़्यादा होती है तो चलने में तकलीफ हो सकती है, तो उस समय आपको घुटने को थोड़ा रेस्ट देना है। लेकिन ये कहना कि मत चलो घुटना घिस जाएगा, उसका तो काम ही घिसना, ये तो वही बात हो गई कि छतरी 100 साल तक चलेगी, उसको बस धूप और पानी से बचा कर। दर्द में चलते रहना ऐसे है जैसे थके हुए घोड़े को चाबुक मारना। तो जब घोड़ा थक जाता है तो उसको रेस्ट देना है ताकि वो फिर भाग सके, और जितना भी चलेंगे वैसे आपके घुटनों के लिए अच्छा है। हमारे घुटने की जो कार्टिलेज है उसके ऊपर अगर लगातार वजन पड़ता है तो वो डैमेज होती है, और अगर बीच बीच में उसको रेस्ट मिलता है और बीच बीच में उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इसीलिए जो लोग हैवी वेट होते हैं, जिनका वजन ज़्यादा होता है, वो खड़े होते तो लगातार उनके घुटने पे ज़्यादा बोझ पड़ता है तो कार्टिलेज डिजेनरेट होती है। लेकिन जो लोग फिजिकली एक्टिव हैं लेकिन बीच बीच में बैठते हैं, आराम करते हैं और चलते हैं, उनकी कार्टिलेज हमेशा ज़्यादा हेल्दी रहती है। नमस्ते एंड वेलकम टू हेलो अपोलो, आवर केयर ऑन एयर। मैं हूं आपकी होस्ट सारिका भावल और आज हम बात करेंगे विद अ ट्रू स्टॉलवर्ट इन द फील्ड ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, Dr. Professor Rajesh Malhotra. Dr. Malhotra is a highly respected orthopedic surgeon with over 40 years of exceptional experience. Dr. Malhotra ने अपनी MBBS और MS in orthopedics complete की है from the prestigious All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, where he also served as a professor and head of orthopedics and chief of the Jayaprakash Narayan Apex Trauma Center at AIIMS. डॉक्टर मल्होत्रा ने 200 से ज्यादा ऑर्थोपेडिशियंस को इंडिया में ट्रेन किया है और इन्हें 30,000 से ज्यादा सर्जरीज करने का भी अनुभव है। डॉक्टर मल्होत्रा, आपके पास तो ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे जो कहते होंगे कि डॉक्टर साहब मेरे घुटने की ग्रीस कम हो गई है या मेरा घुटना घिसने लग गया है। एज अ ऑर्थोपेडिशियन जब आप ये चीज सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? ना हमारा जो है ना, एक हम उसको कहते हैं कि सिर्फ जोड़ नहीं है, एक ऑर्गन है, एक अंग है, उसके अंदर अलग अलग तरह के कई भाग है, कई उसके पार्ट है। उसके अंदर कार्टिलेज है, बोन है कार्टिलेज को जो सपोर्ट करती है, अंदर एक फ्लूइड है जो लुब्रिकेशन का काम करता है, कार्टिलेज अपने आप में शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, उसके अंदर जॉइंट के अंदर एक मेम्ब्रेन है जो ये लुब्रिकेंट बनाती है जी। और एक सिस्टम है जिसमें
कार्टिलेज जो है लगातार जो रिप्लेनिश हो रही है, थोड़ा रिपेयर हो रही है, उसका जो उसकी नरिशमेंट हो रही है, तो उसमें ग्रीस होती है। अगर आपको ये लगता है ग्रीस कम हो गया, बिल्कुल ठीक है। जब हम कई बार जो घुटने में इंजेक्शन लगाते हैं उसको हम साइनोवियल फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। साइनोवियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जैसे आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल होता है। तो जैसे आपको मालूम है इंजन ऑयल कुछ समय के बाद खराब हो जाता है, तो लोग उसको उसमें से निकाल के प्रोब उसको हाथ से चेक करते हैं कि उसकी विस्कोसिटी कितनी है। उनको लगता है नहीं अब ये खराब हो गया। बिल्कुल इसी तरह से नॉर्मली जो ये 6 ml के करीब हमारे जॉइंट में फ्लूइड रहता है, ये काफी थिक होता है इंजन ऑयल की तरह, लेकिन इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी खराब हो जाती है। तो कई बार बहुत सारा फ्लूइड भर जाता है, तो पेशेंट को लगता है मेरे घुटने में सूजन आ गई है। तो तब हम लोग वो फ्लूइड निकाल के और उसकी जगह जो फ्रेश 6 ml विस्कस वाला नया वाला इंजन ऑयल डालते हैं, तो उससे काफी चांसेस होते हैं पेशेंट को रिलीफ मिले। इसी तरह जो घुटना घिस गया है, वो घिसने का मतलब है कि उसके ऊपर जो कुशन या कार्टिलेज है, अब आप जब एक्सरे देखते हैं तो आपको हड्डी दिखती है और हर हड्डी घुटने के एक्सरे में दोनों हड्डियों के बीच में गैप दिखता है। अब वो हवा तो है नहीं, ना खाली जगह है कि आप चलेंगे तो वो टक टक आपस में टकराएंगे, वो खाली जगह है तो वो उसके ऊपर कुशन या कार्टिलेज होता है जो कि एक्सरे में नहीं दिखता है। और जैसे जैसे वो घुटना सो कॉल्ड घिसता है तो उसकी कार्टिलेज घिसती है, तो दोनों हड्डियां अपने आप एक दूसरे के नजदीक आना शुरू हो जाती है। तो जो पेशेंट बोलता है घुटना घिस गया है, वो वाकई में जब हम एक्सरे देखते हैं तो उसमें हमें दिखता है कि गैप कम हो गया। डॉक्टर मल्होत्रा, ये जो घुटने में गैप आ जाता है या घुटना घिस जाता है, ये ग्रीस कम हो जाती है, क्या ये एज रिलेटेड होती है या ये आर देयर एनी स्पेसिफिक फैक्टर्स? बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्टर है। एज रिलेटेड इज वन, लेकिन हमारे ऑर्थोपेडिक्स में कहा जाता है कि जो एज रिलेटेड चेंजेस होती है और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, उन दोनों की कार्टिलेज भी अलग अलग तरह की होती है। तो इट्स नॉट कि एजिंग इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कार्टिलेज जो है वो गठिया में भी खराब हो जाती है, तो जॉइंट खराब हो जाता है। थायराइड हार्मोन अगर आपकी बॉडी में कम है तो ये घुटना जल्दी खराब हो जाता है। यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ जाता है तो उसमें सूजन आ जाती है। तो घुटना की कार्टिलेज डीजेनरेट होने के कारण ट्रॉमा भी हो सकता है। आपका लिगामेंट इंजर हो गया तो जॉइंट अनस्टेबल हो गया तो कार्टिलेज इंजर होगी। आपको जो अंदर वॉशर होती है घुटने में, मेनिस्कस, वो डैमेज हो गया तो घुटना जल्दी घिस गया। अब एक 40 साल के आदमी में अगर जो फुटबॉलर है, आजकल तो उसी का फैशन है, तो फुटबॉलर है और उसका लिगामेंट इंजर हो गया है, मेनिस्कस इंजर हो गया, उस वजह से उसका जॉइंट घिस गया, तो वो एजिंग कार्टिलेज नहीं, वो डीजेनरेशन है। तो डीजेनरेशन एजिंग में होती है, लेकिन डीजेनरेशन के और बहुत से कारण। डॉक्टर मल्होत्रा, कई लोग कई सालों तक घुटनों के दर्द को इसलिए झेलते रहते क्योंकि उनको लगता है अभी तो मैं 40-50 साल का हूँ, अभी मैं क्यों घुटने अपने रिप्लेस करवाऊं। उधर ही जब वो 70 साल के हो जाते हैं तो कहते हैं कि अब घुटने रिप्लेस कराने से क्या फायदा है। तो एज एन ऑर्थोपेडिशियन आप क्या सजेस्ट करते हैं? आपका बेंचमार्क क्या है? आप डॉक्टर पेशेंट को कैसे समझाते हैं कि भाई अब ना तो इंजेक्शन से काम चलेगा, ना ही किसी थेरेपी से काम चलेगा और अब आपको नी रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा? एक्सीलेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि ये की है। जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं वो ये है कि घुटना आपको 3 चीजों के लिए चाहिए: पेन, मोबिलिटी, उसका काम है आपको मोबिलिटी देना, वो अगर प्रभावित हो गई, अफेक्ट हो गई, और तीसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर आपके घुटने में, मेरे जो 6 सवाल मैं पेशेंट से पूछता हूँ, इससे आपको ये भी पता लगेगा कि नी रिप्लेसमेंट का डिसीजन जो है वो डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट के पास होना चाहिए। पेशेंट को ये कहना चाहिए कि मुझे इतनी डिसेबिलिटी है, मेरा घुटना चेंज करिए या इसका इलाज करिए। अगर आप बिना दर्द के और बिना दर्द की गोली खाए आधा घंटा खड़ा नहीं हो सकते, आधा किलोमीटर चल नहीं सकते, आधा घंटा चल नहीं सकते, आपको रात को पेन के मारे नींद खराब हो जाती है, आपको हफ्ते में 1 से ज्यादा पेन किलर खाना पड़ता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी। अब ये 6 सवालों में मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है, पेशेंट के पास सब जवाब है। दूसरी बात यह है कि 40-45 पे घुटना चेंज करने का बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली ये इंपॉर्टेंट है कि जॉइंट प्रिजर्वेशन प्रोसीजर, आपको तो पता ही है कि अपोलो ने जॉइंट प्रिजर्वेशन इनिशिएटिव शुरू किया है। तो हम 40 साल के इंसान में नाइफ और हैमर लेके कूद नहीं पड़ते हैं, बैठ के काउंसिल करते हैं और जहां तक पॉसिबल है
नी रिप्लेसमेंट इज द लास्ट ऑप्शन। लेकिन क्या कर सकते हैं, कई बार हम अलाइनमेंट ठीक करने की सर्जरी करते हैं, कई बार हम की होल सर्जरी करके जो जॉइंट के अंदर अगर कुछ डैमेज हो गया है, कार्टिलेज ज़्यादा खराब नहीं है तो उसको ठीक करते हैं। बहुत सारे पेन रिलीविंग प्रोसीजर होते हैं, वहाँ की ब्लड वेसल्स को कोएगुलेट किया जा सकता है, घुटने के आसपास की नर्व्स को किया जा सकता है, इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि डिसेबिलिटी टॉलरेट करना एक यंग इंसान के लिए वो डिप्रेसिंग हो जाता है। Correct. कि आपकी 40-45 साल की एज है और आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, लेकिन आपने चलना बंद कर दिया क्योंकि घुटने में दर्द है। अच्छा, आप चलना बंद कर देंगे तो बीमारी रुकेगी नहीं, बिल्कुल, और अल्टीमेटली आपको बैठे बैठे भी दर्द होता है। मैं पेशेंट से कहता हूँ ये कोई वायरल बुखार नहीं है जो अपने आप ठीक हो जाएगा, ये एज के साथ प्रोग्रेस करेगा। एंड दिस इज ए लाइफस्टाइल डिसीज। करेक्ट, आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए, आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन वजन कम करिए, जिन चीजों से घुटना डैमेज होता है वो एक्टिविटीज अवॉइड करिए, स्ट्रेंथनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए। कुछ सप्लीमेंट आते हैं जिनको हम लोग ट्राई करते हैं, हालांकि प्रूवन नहीं है, लेकिन उनसे पेन कम हो सकता है, और इंजेक्शन लगवाइए, और जरूरत हो तो अगर कोई जॉइंट प्रिजर्वेशन वाली सर्जरी की जरूरत है तो वो करवाइए, क्योंकि समय के साथ हो सकता है आपकी फिटनेस चली जाए। आम इंसान को ये बहुत डर रहता है कि मान लीजिए आपने ऑपरेशन कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, 40 है, 70 है, 80 है, मान लीजिए अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं तो बेड पर लेट जाऊंगा, ना मैं टॉयलेट जा पाऊंगा, ना मैं अपनी रोज की कोई मोबिलिटी की एक्सरसाइज कर पाऊंगा, मेरी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम खराब हो जाएगी। तो एज एन ऑर्थोपेडिशियन, व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ नी ट्रांसप्लांट, नंबर 1? और आप जब एक नी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है, जो उसकी लाइफ होती है, वो कितने सालों तक चलता है? बहुत बढ़िया, अगेन एक्सेलेंट क्वेश्चन, यू डन योर होमवर्क वेरी वेल। थैंक यू सर। तो पहली बात तो ये है कि किसी भी ऑपरेशन में रिस्क होते हैं, लेकिन वो रिस्क जो है अगर लेस देन 1% है तो ये आपके अपने एटीट्यूड पे है कि आप उसको जो 99% सक्सेस है उसको देखना चाहते हैं कि 1% फेलियर को देखना चाहते हैं। और उसमें जब भी हम सर्जरी बताते हैं तो उसमें रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हैं जी। रिस्क बेनिफिट रेशियो से मतलब ये है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी को पैरालिसिस है, वो चलता नहीं है, उसके घुटने में दर्द होता है, लेकिन उसका नी रिप्लेसमेंट करके वो चलना तो नहीं शुरू कर देगा, बिल्कुल, तो उसको कोई बेनिफिट कुछ मोबिलिटी का नहीं है ना। पेन का है तो हम कहेंगे हम आपके घुटने में इंजेक्शन लगाते हैं, आप करा के क्या करोगे। तो हमारे को ऑपरेशन करना है जब आपका पेन ठीक हो, आपकी मोबिलिटी बढ़ जाए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए। तो ये बात हो गई। तो दूसरी बात ये है कि जिस ऑपरेशन को करने के बाद आप बेड रिडन हो गए, और ज्यादातर पेशेंट तो चल रहे होते हैं जब वो आते, बेड रिडन तो नहीं होता। तो हम जब पेशेंट से बात होती है कि हम कितने दिन बेड रिडन रहेंगे, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप तो चल के मेरे पास आए हो। और हमने इंडिया में पहली बार डे केयर हिप रिप्लेसमेंट किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे था वो, जब हमने एक इंसान को एडमिट भी नहीं किया, उसको बुलाया और उसका जॉइंट रिप्लेसमेंट करा, हिप रिप्लेसमेंट को सेम डे भेज दिया। तो आजकल ट्रेंड तो ये हो रहा है, तो आप चारपाई पे क्यों रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, रिस्क तो हर सर्जरी में होता है, ये तो आप पे है कि आप उनको सैकड़ों लोगों को देखे अपने पास जिनका सक्सेसफुल है या कि ऑड है, उसमें फेलियर क्यों हुआ है, उसमें पेशेंट फैक्टर्स भी होते हैं। हमारे यहाँ क्या है, इट्स नॉट लाइक अमेरिका में जरा सा दर्द होता है तो वो जाके नी रिप्लेसमेंट करा देते हैं। हमारे पेशेंट तो जब तक पूरा सर से पानी ऊपर नहीं हो जाता, जब तक वो डिफॉर्मिटी नहीं हो जाती, तो बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है। अगर अपने आसपास आप एक इंसान ऐसा देखते हो, लोग थोड़ा, हमारी साइकोलॉजी होती है कि हम वो देखते हैं where things have gone wrong. That's right. तो एक जो आपके अपने आसपास कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, उसके बदले में शायद 200 लोग आपके आसपास होंगे जिन्होंने कराया होगा जो अच्छे से चल रहे हैं। करेक्ट। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपके साथ वो होगा। ना तो आपको किसी से सेवा करानी पड़ेगी, ना आपको कोई बेड पेन देगा, और ना आपको 24 घंटे से पहले आप सीढ़ियां चढ़ोगे, 24 घंटे से पहले आप वॉशरूम जाओगे। ऑफ कोर्स अपने वॉकर को लेके, आपने पूछा कितने दिन में बिना हेल्प के चलते हैं, तो वो एनीथिंग बिटवीन 2 वीक्स to 6 वीक्स। हर एक पेशेंट अलग होता है। आप हफ्ता 10 दिन आपको वॉकर लेना पड़ सकता है, हफ्ता 10 दिन आपको स्टिक लेनी पड़ सकती है, बट अल्टीमेटली 3 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में, या 2 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में लोग ट्रेवल करते हैं, विदेश जाने के लिए भी विदेश जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, ड्राइविंग शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये आपकी विल पावर, आपके मसल्स, आपकी एज, आपकी कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटिक, हार्ट प्रॉब्लम, उन पे डिपेंड करता है। लेकिन
मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जाए सर्जरी मत कराएं, लेकिन अगर कराएं तो इस मोटिवेशन के साथ कराएं कि अब ये मेरा घुटना खराब हो गया है, मुझे इसको ठीक कराना है, मुझे चलना है, बहुत काम करने हैं, दुनिया देखनी है, घूमना है, तीर्थ यात्रा पे जाना है, बच्चों के पास जाना है, शादियां अटेंड करनी है, और बिना पेन के करनी। वंडरफुल सर, जो इम्प्लांट आप लगा देते हैं इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती बिल्कुल है? अच्छा सवाल है, सॉरी आई शुड हैव आंसर्ड दैट। तो और ये भी एक्चुअली यूज पे डिपेंड करता है। एवरेज लाइफ इज अबाउट 20 ईयर्स, लेकिन मैं पेशेंट से कहता हूँ कि 20 ईयर एवरेज का मतलब है कुछ को 18 साल चलता है, कुछ को 22 साल चलता है, तभी तो एवरेज 20 होती है। बट इफ यू आर गेटिंग इट डन आफ्टर 60, तो देयर इज अबाउट 80 to 90% चांस कि आपको जिंदगी भर दोबारा नहीं कराना पड़ेगा। अब उल्टा लीजिए, किसी वजह से अगर आपको 50 साल की उम्र में कराना पड़ता है, तो ऐसा कोई घुटना दुनिया में बना नहीं है जो एक 50 साल के एक्टिव इंसान में 40 साल चल जाए, है ना, बिकॉज ये तो यूज पे है। अब वो एक रिटायर्ड आदमी है, वो शायद 90 साल की उम्र में भी दुनिया से जाए तो उसके घुटने अंदर से ब्रांड न्यू ही हो, क्योंकि दिन में उसको शायद 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर चलना है। लेकिन एक 50 साल का आदमी जो जॉब में है, जिसको अभी बच्चे सेटल करने हैं, उनकी शादियां करनी है, सब करना है, दुर्भाग्यवश उसका घुटना खराब हो गया है, तो फिर हम उसको वो कम चलेगा। इसीलिए जॉइंट प्रिजर्विंग सर्जरीज का रूल है, एक हिस्सा अगर उसका खराब है तो हम लोग पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या रीसर्फेसिंग या यूनिकॉन्डलर नी रिप्लेसमेंट या मिनिस्कल रिप्लेसमेंट, कितने तरह के अलग अलग, जिसका जो मन होता है उसको नाम दे देता है। लेकिन मेन बात यह है कि एक सिर्फ आपके घुटने का एक हिस्सा खराब हुआ है तो उसको चेंज किया जा सकता है। वो अगर आपको 10 से 12 साल, 15 साल आपको दे देता है, तो आप उसके बाद में टोटल करा सकते हैं। अपना आज देखिए, आज आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को आपकी जरूरत है, तो जब आप घर में फर्नीचर की तरह साइड पे पड़े रहेंगे 80-85 साल की उम्र में, ठीक है, उस उम्र में भी आपको इंडिपेंडेंट होना और चलना पॉसिबल है। और हम 85 पे घुटना भी चेंज करते हैं, 90 पे भी करते हैं, 90 के बाद भी करते हैं। यू हैव ओनली वन लाइफ। अगर आप आज 60 हो तो जिंदगी में एक ही बार 60 होगे, इसके बाद हमेशा 60 प्लस ही रहोगे। करेक्ट। तो आपको ये देखना है कि आपकी क्वालिटी कितनी खराब है। मैं कई बार बड़ा सिंपल सवाल पूछता हूँ कि आपका घुटना अगर आज 100 पैसे, आज से 25 साल पहले 100 पैसे काम करता था, तो आज कितना करता? तो जो ऑनेस्ट जवाब देते हैं और कहते हैं कि अब 20 पैसे भी काम नहीं करता, तो मैं कहता हूँ आपने इसका जवाब दे दिया। जो सर्जरी से डरते हैं, वो एक्सरे बिल्कुल खराब है, घर वाले बताते चल नहीं पाते हैं, मार्केट भी नहीं जाते, बोलते मेरे को अभी 80 पैसे काम कर रहा है। उसी तरह जो नहीं कराना चाहते बोलेगा डॉक्टर साहब आजकल तो गर्मी है, आजकल तो ठंड है, आजकल तो बारिश है, आजकल तो पतझड़ है, पूरा साल लोग सर्जरी कराते हैं, कोई उसके लिए वेदर नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो आपका सवाल था जहां से शुरू हुआ, कितना चलेगा, अगर आपकी एज 60 प्लस है तो ऑलमोस्ट 80 to 85% चांस है, बल्कि मैं आपको मॉडेस्ट फिगर दे रहा हूँ, बट 80 to 85% चांस है कि आपको सारी जिंदगी चलेगा। हम एग्जेजरेट नहीं करते, चांसेस है कि इससे ज्यादा परसेंटेज पॉसिबिलिटी है कि इससे ज्यादा चलेगा। लेकिन अगर आप 50 से 2-4 साल पहले या 2-4 साल बाद कराते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी 50% है या 40%। करेक्ट। तो यूज पे है, आपने कितना यूज किया। आपने, भगवान ने 100 साल चलने के लिए दिया था, तो आपका 50 में हो गया। चाहे आपने उसको क्रिकेट खेल के, फुटबॉल खेल के, सीढ़ियां चढ़ के, इंजरी करके, वेट से, थायराइड से, जैसे भी डैमेज हुआ, तो 100 की जगह 50 चला। तो अगर 50 साल के आदमी में 25 साल चलने वाला भी चलाएंगे तो वो 15-20 चलेगा। जी, यूज तो मैटर करता ही है। करेक्ट। लेकिन हम सर्जरी के बाद ये नहीं कहते कि आप मत चलिए, ये घिस जाएगा। ना तो आपके घुटने को कहते हैं, ना आर्टिफिशियल घुटने को कहते हैं, क्योंकि कराया ही चलने के लिए, बिल्कुल कराया ही यूज करने के लिए। तो उसको फिर वही छतरी बक्से में रख दीजिए, छतरी तो 200 साल तक खराब नहीं होगी, तो आपके किस काम की है? बिल्कुल। डॉक्टर मल्होत्रा, भी आपने कहा कि इंडियंस को बहुत डर लगता है सर्जरी कराने से, तो यू विल बी सरप्राइज्ड एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि लाखों लोग रोज इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि घुटनों के दर्द से राहत बिना सर्जरी के, एंड द ऑप्शन दे गेट इज कि भाई आप PRP करा लीजिए या फिर स्टेम सेल थेरेपी करा लीजिए, उससे आपको घुटने का रिप्लेसमेंट से आप बच सकते हैं। एज एन ऑर्थोपेडिशियन, हाउ इफेक्टिव इज दिस? तो इसमें दो बातें, एक तो अभी भी हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, डेटा नहीं है। तो जब हमारे घुटने घिस जाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं, तो उसमें वेट बेयरिंग शिफ्ट हो जाती है। तो जो लोग जबरदस्ती पेन के साथ चलते हैं, नी के साथ,
उनकी अलाइनमेंट खराब होती है तो जॉइंट तेजी से घिसता है, क्योंकि जो घिसा हुआ पार्ट पे उस पर टाइम के साथ ज्यादा 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 लोड पड़ता जाता है। और दूसरे टेढ़ा चलने से, अब मैं पेशेंट को बोलता हूँ आप बहुत बहादुर हो, लेकिन आपकी बॉडी इंटेलिजेंट है, बहादुर नहीं है। आप कहोगे मैं तो चलूंगी, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, लेकिन आपकी बॉडी दूसरे घुटने पे वेट शिफ्ट कर देगी और वो भी खराब हो जाएगा। बिल्कुल। आपको इधर दर्द है, आप दूसरे पे शिफ्ट करोगे, उसका हो जाएगा। आप बिल्कुल। लंगड़ा के चलोगे, आपकी कमर दर्द हो जाएगी। पहले ही आपको एज के साथ घुटने घिसे है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, आप नी खराब हो गया, लंगड़ा के चलोगे, कमर में दर्द हो जाएगी। और हर महीने कम से कम 2 से 3 पेशेंट हमारे पास कम से कम ऐसे आते हैं जिनका घुटना खराब होता है, घुटना ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, गिरते हैं और उसी साइड का कूल्हा तोड़ लेते हैं। और जिस सर्जरी से वो बच रहे थे कि मुझे सर्जरी नहीं करानी है, एक बुन बुलाए मेहमान की तरह एक एडिशनल सर्जरी उनके गले पड़ जाती। लेकिन अगर आप चलना बंद कर देते हैं या पेन किलर खाते हैं तो बहुत डेंजरस है। पेन किलर से किडनी खराब हो जाती है, पेट में छाले हो जाते हैं, खून पतला हो जाता है, लिवर खराब हो सकता है। तो कृपया सर्जरी से इतना ना डरे कि अपनी दूसरा घुटना खराब कर ले, कमर खराब कर ले, किडनी खराब कर ले, पेट खराब कर ले और चलना फिरना बंद कर ले। डॉक्टर मल्होत्रा, मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी जो आपसे हर पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब मेरी सर्जरी के बाद, मेरी नी रिप्लेसमेंट के बाद मैं खुद ब खुद टॉयलेट कब जा पाऊंगा, मैं खुद ब खुद सीढ़ियां कब चढ़ पाऊंगा, मैं खुद ब खुद अपनी रेगुलर एक्टिविटीज कब कर पाऊंगा, और इसके साथ साथ सर्जरी के बाद मुझे फिजियोथेरेपी कितने दिन करानी पड़ेगी और उसमें मेरा कितना खर्चा होगा। बहुत बढ़िया। तो पहली बात यह है कि हमारा प्रोटोकॉल ये है कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट नंबर 1, पेशेंट पहले भी चल रहे होते हैं। नंबर 2, किसी भी सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है, और जितना हम पेशेंट को जल्दी बेड से निकाल के चलाते हैं उतना ही वो रिस्क कम हो जाता है। तो हमारा रूल ये है कि जो ही पेशेंट को एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म हो, हम 99.9% पेशेंट्स हमारे सेम डे चलते हैं। ठीक है, तो पेशेंट को एनेस्थीसिया खत्म होते ही सेम डे खड़ा किया जाता है। अगर उनकी स्ट्रेंथ है, अगर वो मोटिवेटेड है तो कुछ कदम चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो वॉशरूम जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से और वॉकर के साथ। वो सीढ़ियाँ अगले दिन 99% पेशेंट 24 घंटे के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। और हम अपने पेशेंट्स को ये बताते हैं कि जो अगर आप 3rd या 4th फ्लोर पे भी रहते हो और लिफ्ट नहीं है तो आप खुद सीढ़ी चढ़ के जाओ। 5वें दिन जब आपका ऑपरेशन के 4 दिन बाद जब आपका डिस्चार्ज होगा तो आप सीढ़ियाँ खुद चढ़ के जाओगे। हमारा टारगेट ये है कि जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो पेशेंट का अपने आप यूरिन पास करना, स्टूल पास करना, ये सब क्लियर हो गया होना चाहिए। पेशेंट जो है अपने वॉकर की मदद से बेड से निकल के 2-3 चक्कर रोज लगाए, वॉशरूम खुद जाए, दिन में जितनी बार भी जाना पड़े, सीढ़ियाँ चढ़े और वूंड ठीक हो, बुखार नहीं हो और पेन कंफर्टेबल हो। तो ये हमारे माइलस्टोन्स है पेशेंट को डिस्चार्ज होने तक। और ये 99% से ज़्यादा पेशेंट जो है ये ऑपरेशन के 3 दिन के अंदर कर लेते हैं। जितने आप यंग हैं उतनी रिकवरी फास्ट होगी, फिजियोथेरेपी कम चाहिए होगी। जितने आप ओल्ड हैं, जितनी आपकी बीमारी ज़्यादा दिन से है, जितना आपका घुटना ज़्यादा डिफॉर्म्ड है, जितने आपके मसल ज़्यादा वीक है, जितनी आपको और बीमारियां हैं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम है, उतना आपको रिकवरी में टाइम ज़्यादा लगेगा। डॉक्टर मल्होत्रा, अभी हम, क्योंकि आपने मुझसे डिटेल में बात की उनकी फिजिकल एक्टिविटी और डे टू डे लाइफ के बारे में, एक क्वेश्चन दैट स्ट्रक माय माइंड वाज, जिनकी नी रिप्लेसमेंट हो जाती है वो इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं या फिर वो वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं? तो पहली बात तो ये है कि पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि हम जमीन पे बैठ जाएंगे, इंडियन टॉयलेट यूज कर लेंगे। जो इंसान जमीन पे बैठ सकता है और इंडियन टॉयलेट यूज कर सकता है उसको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं। जी। ठीक है, तो ये तो पहली बात होगी। दूसरी ये है कि अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो आप इसके बाद करना चाहते हैं, तो जवाब ये है, इसमें अलग अलग तरीके से जवाब है कि स्क्वाट करना पॉसिबल है नी रिप्लेसमेंट के बाद, लेकिन 5 मिनट के लिए स्क्वाट करना या 10 मिनट के लिए स्क्वाट करना मुश्किल है। पहली बात तो इंडियन टॉयलेट की बात होगी, विच इज डिफरेंट फ्रॉम स्क्वाटिंग वन। करेक्ट। दूसरी बात यह है कि जमीन पे भी बैठ सकते हैं, उठ भी सकते हैं अगर आपके घुटने में तकलीफ नहीं होती है। लेकिन ये दोनों एक्टिविटीज करने में नी में वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होता है। आफ्टर ऑल आपका एक आर्टिफिशियल नी है। हम आपको चलने से मना नहीं करते, हम आपको ब्रिस्क वॉकिंग से मना नहीं करते। लोग ट्रैकिंग करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं,
लेकिन इंडियन टॉयलेट में बैठने और उठने और जमीन पे बैठने और उठने में जो वियर एंड टियर होता है, वो एक तरह से आप उसको थोड़ा कहीं ना कहीं आप उसको वियर एंड टियर को बढ़ा। डॉक्टर मल्होत्रा, मैं ना थोड़ा आपसे गठिया के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो हमारे देश में गठिया का इतना खौफ है कि इंसान को लगता है कि मुझे तो अब ना ये हड्डियों का कैंसर हो गया है और अब ये कभी भी ठीक नहीं होगा। तो इनिशियल स्टेज पर जब आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे तो हाथ पैर थोड़े थोड़े टेढ़े होने लग गए हैं, तो एज एन ऑर्थोपेडिशियन आपको लगता है कि गठिया इनिशियल फेज में अगर पकड़ लिया जाए तो वो लाइफ लॉन्ग उसको ठीक किया जा सकता है या सिर्फ उसको मैनेज किया जा सकता नंबर 1, गठिया का डायग्नोसिस तब होता है जब पेशेंट को एक डेफिनेट सिम्टम 6 हफ्ते तक रहते हैं। 6 हफ्ते से पहले उसका डायग्नोसिस नहीं होता, और अगर वो डायग्नोस हो गया तो उसके 6 हफ्ते के अंदर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। मतलब जब आपको सिम्टम शुरू हुए तब से 3 महीने के अंदर अगर आपको ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया तो आप उसके टेढ़े मेढ़ेपन से और डैमेज से बच सकते हैं। और क्योंकि टाइमली ट्रीटमेंट शुरू होती है तो इसलिए जो फॉरेन कंट्रीज में, विदेशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में अब गठिया की वजह से जॉइंट रिप्लेसमेंट नियरली खत्म। है। लेकिन हमारे यहाँ दूर दराज के इलाकों में, गांव में, रिमोट एरिया में आज की डेट में भी अगर जल्दी टाइम से ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया जाता है, कोई बार हमारे पास पेशेंट आए हैं। अभी मेरे पास एक लड़की आई थी 22 साल की, तो उनके दोनों कूल्हे और दोनों घुटने कंप्लीटली डिफॉर्म होके जुड़ गए थे, क्योंकि वो रिमोट है, किसी ने बताया नहीं कि गठिया है और इसका ट्रीटमेंट कर लो। सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि गठिया में सो के उठने के बाद सुबह 1 घंटे तक जोड़ अकड़े रहते हैं। ओके। तो लोग गठिया से इतना डरते हैं कि जब गठिया नहीं होता उसको गठिया समझ के टेस्ट कराते रहते हैं। तो गठिया की अवेयरनेस, जागरूकता बहुत जरूरी है, अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें खौफ में जीने की चीज नहीं है। जैसे आपने कहा कि हाँ, उसका इलाज संभव है और उसका अगर उपचार किया जाता है, ठीक समय पे किया जाता है, तो कोई डिफॉर्मिटीज, कोई टेढ़ापन डेवलप नहीं होता है। आप अपनी प्यारी कार को किसी भी रोड साइड मैकेनिक के पास ले जाके कोई मेजर काम तो नहीं कराते। तो ये बताइए कि जो कार है आपकी, आपकी घड़ी है, जो आपकी जितनी भी वैल्यूएबल पोजीशन है, क्या आपकी बॉडी से ज्यादा है कि बॉडी को आप क्वैक के पास भी ले जाते हैं और केमिस्ट से भी पूछ लेते हैं कि मुझे बीमारी हो गई, कोई दवाई दे दे। सर दूसरा, दूध, दही, चावल, अचार, इसको खाने से क्या गठिया बढ़ जाता है? हमारी किताब में मिला नहीं। अक्सर ये सवाल आता है, बहुत बार ढूंढा मैंने, कभी मिला नहीं। लेकिन एक जो चीज आजकल आती है, जो एलोपैथी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि बायबादी है कि बाय हो जाती है, इससे गैस बन जाती है, वो गैस जोड़ में चली जाती है, दर्दें हो जाती है। ऐसा कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ऐसा हमारे वैद्य लोग कहा करते थे। शायद उसमें कुछ रीजनेबल लॉजिक हो। नंबर 1 तो एलोपैथी में नहीं है, लेकिन एक साइंस है जो ये देखती है कि आपकी जो बॉडी का हैबिटस है, आप दुबले पतले हैं या आप मोटे हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ साइकेट्री में भी अगर किसी को साइकेट्रिक इलनेस होनी है तो दैट में बी ए डिफरेंट थिंग। लेकिन हमारे यहाँ एलोपैथी में ऐसा कि हम आपको बोले, बल्कि अगर आप हड्डियों के बारे में बात करें तो अगर आपको दूध नहीं सूट करता, जो बहुत कॉमन है, लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होती है, लोगों को दूध पसंद नहीं आता है, लेडीज हमारे यहाँ वेजिटेरियन है, दूध नहीं पीती है, तो हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं। तो आप डेयरी किसी और फॉर्म में ले लें तो उससे बढ़िया कैल्शियम का सोर्स दुनिया में नहीं। तो आपके लिए, बोन्स के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स तो बहुत जरूरी है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे धूप भरपूर है, फिर भी सर्वेस बताते हैं कि 70 to 80% ऑफ द इंडियंस आर they lack vitamin D. So why is it that we lack vitamin D, number 1? और जैसे कि आपने अपने पिछले जवाब में मुझे बताया कि लोग केमिस्ट के पास चले जाते हैं, क्वैक के पास चले जाते हैं, अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं तुम रोज ना कैल्शियम की एक गोली खाओ। तो कैल्शियम की गोली रोज खाना विदाउट विटामिन डी, क्या वो इफेक्टिव है? बहुत अच्छा सवाल है। तो पहला सवाल है धूप का। तो हम सब ये सोचते हैं कि हाँ, तो इतनी धूप है, या विटामिन डी की कमी कहाँ से हो सकती है। तो पहली बात यह है कि जो हमारी स्किन है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोई मैजिक नहीं है जो धूप में विटामिन डी बनता है। हम धूप में जाते हैं, वो धूप हमारी स्किन पे पड़ती है, स्किन के नीचे जो फैट या चर्बी होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो हमारी डार्क स्किन, वो एफिशिएंट ही नहीं है बनाने में विटामिन डी, और ना उसमें डार्कनेस का पता लगेगा, ना हम 45 मिनट बैठते हैं, ऊपर से पोल्यूशन की वजह से नहीं आता है। फिर
अगर हम शीशे के गाड़ी में बैठे और शीशे से छन के धूप आ रही है, या मेरा ऑफिस ऐसा है जहाँ खिड़की से, शीशे की खिड़की से धूप आती है, वो धूप में से वो छन जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो जो धूप शीशे के थ्रू आ रही है उससे विटामिन डी नहीं बनता। आप बूढ़े हो गए, स्किन रिंकल हो गई, स्किन के नीचे फैट ही नहीं है, आप जाते ही नहीं हो बाहर, धूप में जाते ही नहीं हो, कई बार आप स्टिक लेते हो, कहां से बनेगा विटामिन डी? आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेजिटेरियन होते हो, तो फिश, ये मैकेरल फिश या लिवर, इन सब में विटामिन डी का स्टोर होता है। तो इतने सारे कारण हैं कि हमारे यहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी रैम्पेंट है, क्योंकि वेजिटेरियन कंट्री है, पोल्यूशन इतना है, बाहर धूप में जाते नहीं है, तो इसलिए सब इंडोर वर्क करते हैं। Thank you, Dr. Malhotra, for answering these questions. Now I'm going to ask you some rapid fire questions. सर्दियों या मौसम बदलने पर जॉइंट्स में पेन क्यों बढ़ जाता है? पहली बात, जब भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडल में जो हवा का दबाव होता है वो कम होता है, तो थोड़ा सा जॉइंट्स में डिस्टेंशन होती है, वो डिस्कम्फर्ट होता है हमेशा। आप हाई एल्टीट्यूड में चले जाएंगे तो आपको जॉइंट में डिस्कम्फर्ट होगा। दूसरे, बहुत ठंड में हमारे जॉइंट के अंदर का जो फ्लूइड होता है, मैंने बताया, वो भी थोड़ा सा थिक हो जाता है। तीसरा, नर्व सेंसिटिव हो जाती है। चौथा, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी हीट को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है। तो आपको पता है सर्दियों में चोट लगे तो भी दर्द ज्यादा होता है, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन गर्मियों में अच्छा होता है स्किन को, तो वो जितना भी चोट लगने से पेनफुल केमिकल है उनको बहा के ले जाता है। और जनरली भी आप देखेंगे मसल्स के लिए ठंडे में स्टिफनेस होना, दर्द होना कॉमन है, इसलिए जब हम सिकाई करते हैं तो मसल्स में पेन रिलीफ होता है। करेक्ट। डॉक्टर मल्होत्रा, पेन रिलीफ स्प्रे या पेन रिलीफ जेल, दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव जेल, लेकिन स्प्रे का अपना कई बार रोल होता है। जेल जो होता है डीप पेनिट्रेशन करता है, ज्यादा देर तक रहता है, अच्छे से उसको जो इम्पैक्ट है ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग और ज्यादा डीप तक जाता है। स्प्रे सुपरफिशियल होता है। स्प्रे ठीक है जब किसी को अचानक चोट लगी तो वो है। अगर मुझे ऐसी जगह चोट लगी जहां मैं खुद अपने आप मल नहीं सकता ऑइंटमेंट को, तो वहां स्प्रे ठीक है। तो सुपरफिशियल इंजरीज के लिए स्प्रे ज्यादा रैपिडली एक्टिंग होता है, लेकिन इफेक्ट कम देर लास्ट करता है। ओवरऑल जेल इज बेटर देन स्प्रे, बट समटाइम्स यू नीड स्प्रे इफ यू कांट अप्लाई जेल। ठंडे पानी की सिकाई या गर्म पानी की सिकाई, दोनों किस सिचुएशन में क्या काम करती हैं? तो फेस पे कभी भी गर्म पानी की सिकाई नहीं होती है, हमेशा ठंडे की होती है। ज्यादातर एक्यूट इंजरी में जब चोट लगी तो ब्लड क्लॉट बना, तो उस टाइम पे कोल्ड बेटर है। जब आपको क्रॉनिक पेन है तो हॉट बेटर है। लेकिन हमने बहुत साल पहले में भी 90s में ये स्टडी एम्स में की थी ICMR के अंडर, कि आपके कंप्लेक्शन से भी उसका फर्क पड़ता है कि आपको कौन सी ज्यादा सूट करेगी। तो ऐसे शोल्डर वगैरह में ज्यादातर कोल्ड बताई जाती है, पर हम पेशेंट को बोलते हैं कहीं भी दर्द हो, अगर कुछ डाउट है आप दोनों करके देख लो, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट हो वो करो। नी रिप्लेसमेंट के बाद हम पहले 2 हफ्ते तक कोल्ड पैक्स बताते हैं, लेकिन कई पेशेंट 6-6 महीने तक कोल्ड पैक करते रहते हैं, तो उनकी रिकवरी स्लो हो जाती है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम, इफ यू नीड फॉर्मेंटेशन, यू शुड स्विच ओवर टू हॉट। 3 fastest way to relieve joint pain. 1 is rest with or without a support. 2 is gel or ointment, whatever you want to do. And the third is over the counter simple painkiller that will give you relief. X-ray, CT scan और MRI में से किस सिचुएशन में आप क्या पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं? I am still old school. X-ray is a part of examination for us और सस्ता है, readily available है, फॉलो अप करने के लिए अच्छा है। CT और MRI की अपनी डिस्टिंक्ट इंडिकेशंस होती हैं। जनरली बोन्स के लिए CT बेटर होता है और सॉफ्ट टिश्यू, लिगामेंट, मसल्स वगैरह के लिए MRI बेटर। ओके। नी पेन या बैक पेन में किस टाइप के शूज पहनने चाहिए? तो शू आपको हमेशा वो पहनने चाहिए जो लेडीज के लिए देखने में बहुत अट्रैक्टिव ना हो क्योंकि जितने सुंदर लगने वाले जूते होते हैं उतने ही खराब होते हैं। पर जनरल प्रिंसिपल ये है कि शू कंफर्टेबल होना चाहिए, वेल कुशन होना चाहिए, उसमें आज सपोर्ट होनी चाहिए। अब जैसे वो बेली स्लिपर्स या फ्लिप फ्लॉप्स वो अच्छे नहीं हैं। और जो उसको हम बोलते हैं कि जो हील टू टो जो हाइट डिफरेंस है, ग्रेडियंट है, वो 8 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट जनरली पैर में होने वाली प्रॉब्लम्स में 80% रोल जो है
वो बैड फुटवियर का होता ओह आई सी। सर कंधा उतर गया है, इसका क्या मतलब है। होता है? शोल्डर डिसलोकेट हो गया है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, लड़ाई में गुत्थम गुत्था में हो सकता है, गिर के हो सकता है। कंधा उतर गया मतलब शोल्डर है डिसलोकेट। ओके सर, ऋतिक रोशन जो एक फिल्म स्टार है, उनके 2 अंगूठे हैं। एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा माना जाता है कि 2 अंगूठे आर वेरी लकी, बट फ्रॉम एन ऑर्थोपेडिशियन पॉइंट ऑफ व्यू, इज इट लक और इज इट सम काइंड ऑफ अ डिफॉर्मिटी? Luck is, you can call it astrology or superstition or whatever, but orthopedically it's a handicap, क्योंकि वो जो 2 अंगूठे होते हैं दोनों यूजुअली पार्शियल होते हैं, दोनों फुल नहीं होते हैं। ओके। और उनके लिए अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं और अक्सर उसके लिए सर्जरी की जाती है। बोन बैंक कॉन्सेप्ट, इसकी इंडिया में क्यों जरूरत है? इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारे यहाँ इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, ट्यूमर बहुत होते हैं, अब जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत होते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है जहाँ बोन्स के अंदर बड़ा सा डिफेक्ट है और या बड़ा सा ट्यूमर के बाद में बड़ी सी गैप होने वाली है, उसमें हम जितना मर्जी बड़ा 8 लाख 10 लाख 15 लाख का जॉइंट बना दें, कस्टमाइज जॉइंट बना दें, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है, उसकी लाइफ लिमिटेड है। ओके। तो बोन बैंक का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ बोन डिफेक्ट्स का इंसिडेंस बहुत बढ़ता जा रहा है, जिन बीमारियों का मैंने नाम लिया उसको लेके। लेकिन हमारे यहाँ जो बोन डोनेशन है वो बिल्कुल डिसमल है। मतलब जो बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है उसमें पर मिलियन 35 लोग डोनेशन देते हैं और हमारे यहाँ पे वो डोनेशन बहुत ही पुअर है, इसलिए बोन बैंक्स ज़्यादातर बैंकक्रप्ट रहते हैं। लेकिन मुझे याद है जब मैंने पहली बार इंडिया में किसी को जो चल नहीं पाते थे पेशेंट, उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी फेल हो गई थी, तो मैंने एक बोन का सेगमेंट किसी ने जो डोनेट किया था और इंसिडेंटली वो पेशेंट अपोलो में ही थी, जिनकी किसी वजह से यंग पेशेंट की किसी मेडिकल कंडीशन से डेथ हो गई। तो 2001 में शायद हम लोग एम्स से आए, डोनेशन थी, किडनी डोनेशन थी। फैमिली वाज वेरी नाइस। उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा जीवित रहे, लोगों में उनकी लाइफ की कंटिन्यूटी रहे और लोगों के जीवन में, तो उन्होंने डोनेट किया। तो मैंने जब लगाई तो न्यूज़पेपर में हेडिंग आई थी, होप वॉक्स ऑन डेड मैन्स लेग्स। तो कोई जो चल नहीं पा रहा है, जिसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई है, उसको वो जो डोनेशन मिलती है और एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े होकर चलते हैं, तो सबसे ज़्यादा उसका रोल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट में है और आपकी मोबिलिटी रिस्टोर करने में या दोबारा आपको चलाने में जो मदद है वो बोन बैंक से ही पॉसिबल हो सकती है। बड़े बड़े मेटल के इम्प्लांट्स रियली बायोलॉजिकल भी नहीं है, एक्सपेंसिव भी है, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता और वो इतने लॉन्ग रन के लिए इतने ड्यूरेबल भी नहीं। ओके। जो स्पाइन सर्जरी होता है वो कौन करता है, ऑर्थोपेडिशियन या फिर एक न्यूरोसर्जन? जिसके पास पेशेंट आ जाए। ओके। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा's go to life mantra? Live well and do good to as many people as possible. Okay. Thank you, Dr. Rajesh Malhotra, for answering these questions. It has been an absolute honor to talk to you, to learn from you. Thank you so much for joining us today, sir. It has been a sir. pleasure, and once again, thanks for inviting. Thank you, sir. That's all for today. Until next time, stay happy, stay healthy, and don't forget to like and subscribe our channel.